हैं आज हम अनबैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में। ये हमारा चैप्टर 5 है। तो जो कंसेप्ट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ का, वो अल्ब्रेट हैशमैन ने इसके बारे में बताया था। और किस में बताया था? इसने जो काम किया था वो थी, इनका काम द स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट 1958। इसके अंदर इन्होंने अनबैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में, कंसेप्ट के बारे में बताया। इन्होंने कहा एक डिलिब्रेट मतलब एक जानबूझकर एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन पैदा करना होगा और एक टारगेट करना होगा एक सिलेक्टेड सेक्टर की तरफ। एक सिलेक्ट कर लेंगे उस सेक्टर को, उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि क्या हो, एक ब्रॉडर, एक विस्तार ग्रोथ देखने को मिले। क्योंकि जो रिसोर्सेज है ना, वो एक जगह क्या हो जाएंगे, अब कंस्ट्रेंट हो जाएंगे और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये जरूरी होता है। तो अनबैलेंस ग्रोथ में इस कंसेप्ट के बारे में इन्होंने बताया था। दूसरा है ओरिजन्स एंड प्रोपाउंडेंट। मतलब क्या था कि जो सबसे पहला जो ओरिजन था वो हर्समान ने ही दिया था। कब दिया था? ये 1958 में इन्होंने दिया था। लेकिन जो अदर एडवोकेट्स हैं, दूसरे जो इसको समर्थन देने वाले हैं, वे हैं सिंगर, रूस्ट्रो, किंडलबर्ग। एंड इन्होंने भी इसके अंदर एक कंट्रीब्यूट दिया है जो महत्वपूर्ण है। और ये एक डिबेट भी पैदा करता है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ किस तरीके का होना चाहिए। और इसका जो मेन प्रोपोनेंट माने जाते हैं, जो मेन इसके बारे में माने जाते हैं, वे हैं हर्समान। और बात है कोर आइडिया के बारे में। तो अब कोर आइडिया क्या है इसका? जो ग्रोथ है वो चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रिया है। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्टर में ग्रोथ किया जा रहा है, कोई एक सिलेक्टेड सेक्टर में ग्रोथ किया जा रहा है जिसके कारण बाकी सेक्टर में एक इम्बैलेंस क्रिएट किया कर दिया जाता है और साथ में उस सेक्टर के अंदर भी एक इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है। इस तरीके की स्थिति को हम चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंड्यूस्ड इम्बैलेंस, मतलब क्या होता है कि जो एक इंड्यूस्ड, जानबूझकर एक प्रेरित जो असंतुलित पैदा किया जा रहा है एक सेक्टर के अंदर, उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ताकि ग्रोथ को संभव बनाया जा सके। और साथ में उसके साथ एक चीज और की जाती है, वाइवा देख तो लिंकेज, मतलब उसके जरिए क्या हो, अदर सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिले, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो इसके लिए कैसे दूसरे सेक्टर के साथ ये लिंकेज हो सकता है? दो तरीके की लिंकेज बताए गए हैं। एक तो है फॉरवर्ड लिंकेज, एक होता है बैकवर्ड लिंकेज। तो फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? फॉरवर्ड लिंकेज में देखो, फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज में डिफरेंस ये होता है कि एक ऐसा सेक्टर बना दिया जाए जो सेक्टर क्या हो, जैसे कि स्टील। वो स्टील क्या करेगा, उस स्टील की वजह से अब क्या होंगी, मशीनें बनेंगी, उससे टूल बनेंगे। तो वो एक स्टील बनाया, उससे सेक्टर आगे की तरफ चलते चले गए। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब जैसे कि कार कार इंडस्ट्री स्थापित की गई, उस कार की वजह से क्या होगा, उसके पीछे के उसके टायर्स बनेंगे, उसके अदर से और चीज़ें बनेंगी। तो इससे क्या एक बैकवर्ड लिंकेज पैदा हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर एक सेक्टर, एक इंडस्ट्रीज में हम इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि स्टील को वहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित कर देते हैं, तो एक नया डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज देखने को मिलता है। जैसे कि वहाँ से मशीनें बन जाएंगी, टूल बनेंगे, जो इस तरीके के आउटपुट जनरेट होंगे, जो यूज होगा इससे स्टील का उसमें है। तो बैकवर्ड लिंकेज का मतलब होता है कि जो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज में, वो स्टूमुलेट करे सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स। मतलब जैसे कि दे सकते हैं, जैसे कि एक लिंकेज एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टील है, स्टील से मशीन बनी, मशीन से इंडस्ट्रीज का और इंडस्ट्रीज बनी, ये क्या है, फॉरवर्ड लिंकेज है। और जैसे कि कार प्रोडक्शन हुआ, उससे टायर बने, उस टायर से टायर, स्टील और ग्लास, ये बैकवर्ड लिंकेज हुआ क्योंकि इससे बैकवर्ड इंडस्ट्री स्थापित हो रही है। और इससे डिमांड बूस्ट सप्लायर्स, क्योंकि जो डिमांड है ना, वो जो रॉ मटेरियल्स है उनकी डिमांड जनरेट होने लगती है। तो यही बताया गया है यहाँ पर कि रॉ मटेरियल जनरेट होने, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए बैकवर्ड लिंकेज स्टार्ट हो जाता है। तो बात करते हैं अब जो एसओसी वर्सेस डीपीए। दो मेन कंसेप्ट इसके अंदर, एक आता है एसओसी, एक है डीपीए। एसओसी का मतलब है सोशल ओवरहेड कैपिटल, सोशल ओवरहेड कैपिटल। इसका मतलब है कि जो जरूरी है ना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो करना,
जो सरकार है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि रोड्स बनाती हैं, ब्रिज बनाती हैं, या कुछ और भी जो पावर की जो चीज़, जैसे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के लिए अलग अलग चीज़ें बनाती है जो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे सोलर एनर्जी की सरकार बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं अडानी को। तो इस प्रकार के जो है ना ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का काम करती हैं। मतलब सरकार के द्वारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर करना ये सोशल अवरहेड कैपिटल होता है। जो ये जो कैपिटल है इस कैपिटल को कहते हैं सोशल अवरहेड कैपिटल। और इसके द्वारा जो प्रेरित होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि अंडानी और जो भी है इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रेरित होते हैं, जो एसओसी जितना ज़्यादा होगा तो उससे प्रेरित होकर डीपीए ज़्यादा हो जाएगा। तो डीपीए क्या है? डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। मतलब क्या होता है कि ये सरकार के द्वारा नहीं, मतलब मोस्टली प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा ये किया जाता है। ये प्रेरित इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में अलग अलग फाइनल गुड्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो डीपीए रिस्पॉन्ड टू चिपर रिलायबल एसओसी। मतलब क्या है? ये एसओसी के ऊपर रिलायबल है इसका ज़्यादा, कि एसओसी जितना ज़्यादा होगा डीपीए उतना ज़्यादा होगा। तो जो डीपीए प्रेरित निवास है एक प्रकार का, ये डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है। तो इसका जो पाथ कैसे चलता है? एसओसी है, एसओसी से डीपीए, मतलब लोग डीपीए इसे कहते हैं प्रिफर्ड स्मूथ। अगर देखो ऐसा भी हो सकता है कि इंडस्ट्रीज है ना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो अच्छे से काम कर पाएगी, तो इससे इसे कहेंगे प्रीफीड और स्मूथ। लेकिन क्या होता है कई बार डीपीए कोई इंडस्ट्री स्थापित कर लेते हैं लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, तो इससे मुश्किल हो जाती है। ये कम्प्लेक्सी जटिल होता है कि इंडस्ट्री स्थापित कर ली लेकिन एसओसी नहीं है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप फैक्ट्रीज बना लोगे लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रुकावट होगा, और उसके लिए क्या फिर उससे एसओसी की तरफ ले जाना और मुश्किल हो जाता है। ये कम्प्लेक्सी होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। जैसे कि रसिया में है ना, ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर में ग्रोथ किया जा रहा है। जैसे कि रसिया में हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ग्रोथ किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रैपिड ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, और वहाँ पर कंजप्शन क्या था? कम था। कंजप्शन क्या था? कम था। लेकिन इंडिया में जैसे कि सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी, हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ जोर दिया गया था, लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये जो रिक्वायर्ड था ये जरूरी ठीक नहीं था, और इसके कारण स्थिति भी खराब हुई थी। और जो बैलेंस, हमें कंजप्शन की तरफ एक बैलेंस लेकर आना होगा, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्थिति पूरी तरीके ठीक नहीं। मतलब एक चीज़ किसी एक सेक्टर की तरफ, कोई सोशलिस्ट कंट्री, कोई भी कंट्रीज एक तरफ ग्रोथ करती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि दूसरी कंट्रीज के लिए वही चीज़ प्रैक्टिकल हो। लिमिटेशन क्या है? अनक्लियर ऑप्टिमल इम्बैलेंस। मतलब क्या? जो डिग्री ऑफ इम्बैलेंस है नॉट स्पेसिफाइड। मतलब जैसे कि इसने जो प्यूल स्टेटिन क्रिटिक से हम कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो डिग्री, देखो क्या है, जो इम्बैलेंस है उसके बारे में पूरा बताया नहीं कि वो इम्बैलेंस किया जाए किसी एक सेक्टर में, वो कितना किया जाए, उसके बारे में कोई भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। इसे कहते हैं अनक्लियर और ऑप्टिमल इम्बैलेंस। दूसरा है इन्फ्लेशन एंड बोटल नेक्स। मतलब अगर देखो एक सेक्टर की तरफ ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बाकी की तरफ जोर नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके की जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट है वो एक इन्फ्लुएंसरी प्रेशर क्रिएट कर सकती है, एक दबाव क्रिएट कर सकती है अलग अलग तरीके से, तो जिससे ये डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए भी एक बाधा बन सकती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। अगला है रिसोर्सिस एंड कैपेसिटी कंसंट्रेट। मतलब क्या है कि जो रिसोर्स और कैपेसिटी है उसकी एक सीमा होती है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे, उनके पास इतनी ज़्यादा स्किल, फैसिलिटीज़ और फैक्टर मोबिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो उनको एक्सीड करना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक सीमा है। डाटा एंड पॉलिसी गैप। मतलब जैसे लिंकेज एनालाइज आफ्टर लैक ऑफ यूडीसी स्पेसिफिक डाटा एंड अंडरवेट पॉलिसी मैनेजमेंट, इस तरीके की समस्या भी इसमें बनकर आती है कि जो डाटा और पॉलिसी का एक गैप देखने को मिलता है, जो पॉलिसी मैनेजमेंट में भी दिक्कत देता है। अब क्या है कंक्लूजन? अब कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि ये जो है ना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सुटेबल है या नहीं। देखो बात कही जाए तो एक जो डिलिबरेट इम्बैलेंस है, जानबूझकर किया जाने वाला जो असंतुलन है किसी एक सेक्टर के अंदर, वो एक सिलेक्टिव जो इन्वेस्टमेंट है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ठीक है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटी और रिसोर्स की कंस्ट्रेंट होती है, वहाँ पर बाधा होती है, इतने ज़्यादा रिसोर्स नहीं होते। तो अगर एक सेक्टर की तरफ ग्रोथ किया जाएगा
तो वो एक कुछ की सेक्टर की तरफ जो वहाँ पर उनकी मोनोपोली हो सकती है उसकी तरफ ग्रोथ किया जाए, हो सकता है उनका ग्रोथ हो जाए। तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर देना या हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस करना। और चेन रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि वहाँ पर एक सेक्टरल इम्बैलेंस क्रिएट किया गया है, असंतुलन पैदा किया गया है, तो वहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के द्वारा एक जो इंड्यूस फर्दर इन्वेस्टमेंट है वो हो सकती है, जो इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल एंड इफिशिएंट, मतलब इफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज करना, ये ग्रेजुअली लीड करता है टुवर्ड बैलेंस ग्रोथ की तरफ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको टेलीग्राम की लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।